नमस्कार, मधु हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपका बंटी का चौथा भाग पढ़ेंगे। पिछले जो हमने पार्ट पढ़े उसमें हमने देखा कि पहले पार्ट में हमने बंटी की भावनाओं को समझा, बंटी के प्रश्नों को देखा। जब हम तीसरे भाग तक पहुँचे तो हमने शकुन के दृष्टिकोण से भी उसके जीवन को देखने का प्रयास किया और हमने पाया कि शकुन जो कि तलाक की बात सुनकर बहुत अधिक परेशान हो जाती है, अपने आप को कहीं ना कहीं रिजेक्टेड महसूस करती है और अजय को परास्त करने का भाव जो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था उसके बारे में हमने जाना। साथ ही हमने बंटी का उनके संबंध के मध्य टिके रहना का महत्व भी हमने समझा। तो अब ये जो हमारा भाग है, भाग 4, इसमें हम देखेंगे कि ये जो भाग है ये बंटी के दृष्टिकोण से लिखा गया है और बंटी के जीवन की उस घटना से संबंधित है जिसमें वो बहुत उत्साहित, बहुत प्रसन्न रहता है। और ये चीज़ होती है कि जब उसे उसके पापा उसे मिलने के लिए बुलाते हैं तो वो वाला जो उसके जीवन का हिस्सा होता है उसमें वो अति प्रसन्न होता है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो माँ से दूर हो जाना चाहता है या उसे अपनी माँ के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पापा उससे कभी कभी मिलने आते हैं और उसके लिए बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं जिनसे वो बेहद प्रसन्न होता है। और ये हर एक छोटे बच्चे की ख्वाहिश होती है और हर एक छोटे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि उसके लिए कोई कुछ भी लेकर आए, और यहाँ तो उसके पापा उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं तो इससे वो अत्यधिक प्रसन्न रहता है। तो ये वाला जो प्रसंग है, जो पिछले दिन शकुन को जब ये सूचना मिलती है कि उसके तलाक की कानूनी कार्रवाई होने वाली है, उसके बाद का जब दिन, उसके बाद का ये समय है और इसमें ये बताया गया है कि बंटी जो है बेहद उत्साहित है। इसकी शुरुआत ही बंटी के उत्साह से होती है। वो सुबह उठा है, जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, खूब खुश है, खूब उत्साहित है। क्यों उत्साहित है? क्योंकि उसे आज पापा से मिलने जाना है और अपने मन में तैयार होते होते वो सारी योजनाएं बना रहा है जो वो अपने पापा के साथ आज करने वाला है, जो बातें करने वाला है या कुछ खेलना चाह रहा है या फिर वो घूमना चाह रहा है, वो सब कुछ सारी की सारी योजनाएं तैयार होते होते उस समय बना रहा होता है। इसमें वो इस बीच वो अपनी माँ को नज़रअंदाज नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो वो तैयार होते होते अपने उत्साह, अपनी खुशी के बीच कहीं ना कहीं इस बात को ऑब्जर्व करता है कि उसकी माँ कहीं ना कहीं परेशान है, वो बहुत दुखी है, उदास है, मन ही मन उदास है। उनकी आंखें रोई हुई नहीं है लेकिन फिर भी लाल हो रखी हैं और उनकी उदासी का कारण क्या है वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो इस बात को ज़रूर समझ लेता है कि चाचा, वकील चाचा जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाते हैं। और उन्होंने जो एक बात कही थी कि जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो ज़िंदगी बिखर जाती है, तो इस बात को भी वो यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि कल ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ बात हुई थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। माँ उदास है, माँ बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और उसे ये भी बहुत बुरा लग रहा था कि वो जब जब वो पापा के पास जाने के लिए उत्साहित है, प्रसन्न है, तो माँ इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। वो बिल्कुल नहीं देखना चाह रही है कि बंटी क्यों खुश है, कैसे खुश है, उसको क्या लग रहा है, जबकि वो ये बात जानता है कि इससे पहले वो जब भी पापा से मिलने गया होता है तो उसकी माँ उसे खूब प्यार करती है, बहुत सारी बातें समझाती है, बहुत कुछ पूछती है और बहुत खुशी खुशी उसे उसके पापा से मिलने भेजती है। लेकिन आज परिस्थिति वैसी नहीं है, इस बात को वो अच्छी तरीके से भाप जाता है। इसी बीच उसको जाने की इतनी उत्सुकता होती है कि जब उसे फूफी खाने के लिए दलिया और दूध देती है जो कि उसका बहुत फेवरेट होता है, वो उसे उस समय खाने से इनकार कर देता है और ये भी कह देता है कि रोज़ रोज़ मैं एक जैसा खाना नहीं खाऊंगा। ये बात जब शकुन सुनती है तो शकुन उसको थोड़ा सा उस समय प्यार से डांट देती है कि जैसे जैसे तुम बड़े होते जा रहे हो वैसे वैसे तुम ज़िद्दी होते जा रहे हो, तुम मेरी भद पिटवा कर रहोगे। तो इस बात पर भी वो मन ही मन एक तर्क करता है कि इतनी सी बात कि मुझे दलिया नहीं खाना है, इसमें भद कैसे पिट जाएगी। तो यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि बंटी बहुत आसानी से सब चीज़ों को स्वीकार करने वाला बालक नहीं है। वो मन ही मन अपने आप से तर्क करता है और मन ही मन एक संवाद स्थापित करता है जो भी बात उसके सामने हो रही होती है। इसके बाद वो समय की ओर नज़र दौड़ाता है और देखता है कि उसे हीरा लाल के साथ जाना है और कल ही हीरा लाल को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे
कि 10 बजे उसे वहाँ पहुँचना है, तो इस हिसाब से उसे अब तक आ जाना चाहिए था। 9 बजे उसे आना था, लेकिन 9:30 बजे हैं, वो अब तक नहीं आया है। तो इस बात से बंटी जो है थोड़ा सा परेशान होने लगता है कि हीरालाल उसे लेने के लिए क्यों नहीं आया है अब तक। इसके बाद हीरालाल की बेटी आती है और उन्हें सूचना देती है कि हीरालाल आज नहीं आएंगे क्योंकि उनको बहुत तेज़ बुखार हो रखा है। इस बात से बंटी बहुत आहत होता है और कहीं ना कहीं उसे अपनी सारी योजनाएं कहीं ध्वस्त होती नज़र आती हैं। उसका उत्साह, उसकी उमंग, उसकी खुशी, सब कुछ कहीं धूमिल होती हुई उसे नज़र आने लगती है। और इसी में उसे इतना बुरा लगता है कि वो उस समय रोने लग जाता है। उसका रोना देख के उसकी माँ पिघल जाती है और ये बोलती है कि अरे तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें किसी और के साथ भेजती हूँ। और वो फूफी से अनुरोध करती है कि वो उसे ले जाए, लेकिन फूफी साफ साफ शब्दों में इस बात से इनकार कर देती है कि मैं बंटी को अजय के पास नहीं लेकर जाऊंगी। उसके इनकार में काम ना करने का भाव नहीं था, बल्कि उसके इनकार में अजय के प्रति उसका जो एक दृष्टिकोण था, जो कि उसे लगता था कि जो भी इस समय इन दोनों के संबंधों में हो रहा है उसका जिम्मेदार अजय है, तो उसके पीछे ये भाव था। तो वो बिल्कुल साफ मना कर देती कि मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी बंटी को लेकर। तो इससे जो है बंटी और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, बल्कि न केवल परेशान होता है बल्कि वो ये भी ऑब्ज़र्व करता है कि माँ अगर वैसे कोई काम के लिए फूफी मना कर दे तो फूफी को डांट देती है, लेकिन आज उन्होंने डांटा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ये बात समझ लेता है कि माँ ये नहीं चाहती कि बंटी अजय से या अपने कहे कि अपने पिता से मिलने के लिए जाए। इसके बाद जब बंटी बहुत दुखी हो जाता है तो माँ जो है माली को बुलाती हैं और माली के साथ बंटी को जाने का इंतज़ाम कर देती हैं। और साथ साथ माली को ये भी इंस्ट्रक्शंस दे देती हैं कि वो जाए और बंटी के पिता अजय को ये कह दें कि वो 8 बजे उसे लेने आ जाएगा। तब तक आपको जो भी करना है, आपको घूमना है, फिराना है, जो भी करना है, लेकिन 8 बजे मैं उसे लेने आ जाऊँगा, तो तब तक आप तैयार रहिएगा। बंटी वहाँ ऑब्ज़र्व करता है कि उसकी माँ जो है बिल्कुल प्रिंसिपल की तरह इंस्ट्रक्शंस दे रही है और उसको अपने माँ के प्रिंसिपल वाली भूमिका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद एक लाइन इसमें बहुत अच्छी लिखी हुई है कि उदास मम्मी बंटी को दुखी करती है और सख्त मम्मी उसे डराती है। तो अपनी माँ के अलग अलग एक्सप्रेशंस से वो कैसे अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ होता है, बंटी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास करता है कि जब माँ उसकी उदास होती है तो वो बहुत दुखी महसूस करता है, लेकिन जब माँ थोड़ी सख्त हो जाती है तब उसे अपनी माँ से डर लगने लगता है। और उसकी माँ इस समय इसी भूमिका में थी, लेकिन जब माली के साथ वो जाने लगता है उसका ये डर जो है धीरे धीरे रिक्शे के साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो डर कहीं पीछे पीछे छूटता चला जाता है और वो जाते जाते सारी योजनाएं बनाता है और ये सोच कर जाता है कि जो बात वो मम्मी से नहीं कर पाता, जब चाहे मम्मी उसके पास लेटी हो, कितनी भी पास लेटी हो, और वह माँ जब उदास होती है तो वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं पूछ पाता और वो अपनी माँ से थोड़ा डरता भी है। तो इसी सब में वो ये सोचता है कि मैं जो बातें माँ से नहीं पूछ पाता, खासकर तलाक की बात, आज मैं वो जाकर पापा से पूछूंगा। जब वो जाता है, पहुँचता है वहाँ, अपने पापा से मिलता है, खूब खुश होता है और जो उसने अपनी प्लान बनाया हुआ था कि उसको इस बार अपने पापा से क्या क्या लेना है, जिसमें वो सोच कर जाता है कि उसे कैरम बोर्ड लेना है, व्यू मास्टर लेना है, मैकेनो लेना है, ग्लोब लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो उसके लेनी थी ना, इसके पीछे कारण ये भी था कि वो अपने दोस्त टीटू को भी दिखा देना चाहता था कि उसके पास भी कैरम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे जो टीटू है वो बहुत इतराता है। तो वो भी अब उसके पास भी वो सारी चीज़ें होंगी और वो उन चीज़ों को अपने पिता से ले लेना चाहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो अपने पापा से मिलता है तो उसका पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, उससे दुलार करते हैं और उसके बाद दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तो इसी क्रम में उसके पिताजी उससे पूछ लेते हैं कि तुम कौन कौन सी गेम खेलते हो। तो वो बताता है कि मैं ताश खेलता हूँ, लूडो खेलता हूँ, कैरम खेलता हूँ। तो उसके पापा उसे उस समय पर थोड़ा सा क्या कहेंगे, उसे ये कह देते हैं कि अरे ये तो लड़कियों वाले खेल हैं, तुम लड़कों वाले खेल खेला करो, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी खेला करो लड़कों की तरह, ये क्या लड़कियों वाले खेल खेलते हो। तो आप ये देखिए कि समाज की मानसिकता किस प्रकार से बनी हुई होती है कि जो खेल होते हैं
उनको भी लिंग के आधार पर विभाजित किया गया होता है कि कौन से खेल लड़कियों के लिए होते हैं और कौन से खेल लड़कों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर बंटी के पिता की ये जो बात है, इस बात की ओर इशारा करती है कि समाज हर वस्तु को, हर भाव को, हर चीज़ को, हर रंग को जेंडर के आधार पर विभाजित किए हुए रहता है। इसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे दोस्त या कितने हैं तुम्हारे दोस्त। तो वो बताता है कि मेरे दोस्त जो है वो टीटू है और इसके अलावा कुन्नी उसकी दोस्त है। तो इस पर भी उसके पिता बोलते हैं कि बस तुम्हारे इतने से ही दोस्त हैं, तुम्हारे और भी दोस्त होने चाहिए थे। तो बंटी ये भी बताता है कि नहीं, स्कूल में उसके बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन उनके घर बहुत दूर दूर हैं। तो इस बात के बाद ही वो एक नई बात बंटी से कर बैठते हैं जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती, और वो पूछ बैठते हैं, क्या तुम छुट्टियों में हमारे साथ कलकत्ता चलोगे या कलकत्ता आओगे? अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बुलाने का पूरा इंतज़ाम कर लूँगा। लेकिन यहाँ बंटी पिता से चाहे कितना ही प्रेम करता हो, वो स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि नहीं, मैं मम्मी के बिना कहीं नहीं जाऊँगा। और यहाँ वो ये भी स्पष्ट कर देता है कि वो अपनी माँ से कितना अधिक जुड़ा हुआ होता है। और इस बात पर जब वो ये कहता है कि मैं कलकत्ता नहीं जाऊँगा और मैं अपनी माँ के बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं माँ के बिना कहीं नहीं जाता हूँ, तो इस बात पर उसके पिता उसे फिर से ये बात कह देते हैं, क्या लड़कियों की तरह तुम माँ से चिपके रहते हो। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है। आपने ये पहले भाग में भी देखा होगा कि जब फूफी उसे लड़की से तुलना करती है तब भी उसे बहुत बुरा लगता है, तो इसमें भी उसे बहुत ख़राब लगता है। लेकिन यहाँ फूफी नहीं थी, उसके पिता थे, तो अपने पिता से वो इस बात को सुनकर दुखी हो जाता है, गुस्सा उसे आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद धीरे धीरे जो है उसके पापा उससे कलकत्ता की बात करने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम चलना हमारे साथ कलकत्ता, वहाँ हम खूब जगह अलग अलग जगहों पर घूमेंगे, अच्छी अच्छी जगहों को देखेंगे, और भी बहुत सारा जो है हम वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन इस बात को सुनते सुनते पहले तो वो नकारात्मक भूमिका में रहता है कि मैं नहीं जाऊँगा माँ के बिना, लेकिन धीरे धीरे उसे इंटरेस्ट आने लगता है और वो सुनने लगता है, और वो सीधा उस बात को वहाँ कनेक्ट करता है जादू से, जो कि उसको बच्चों की तरह जादू और इन चीज़ों में बहुत विश्वास होता है। तो वो यहाँ पर क्या सोचता है कि उनसे पूछता है कि वहाँ पर जादूगरनी भी होती है ना, क्या वो वहाँ पर हमें जादू देखने को भी मिलेगा? वहाँ पर क्या वहाँ पर ऐसे जादूगरनी होती है जो आदमी को भेड़ बनाकर रख ले? इस तरीके की बातें जो बालकों के मन में आ सकती हैं, वो बातें वो वहाँ पर करने लगता है। इसके बाद उसके पिता जो हैं बातें करने के बाद उसे दोपहर हो जाती है और दोपहर को वो उसे सोने के लिए कहते हैं। तो बंटी को वैसे भी दोपहर में सोना अच्छा नहीं लगता और पापा के साथ वो सोने नहीं आया था, समय बिताने आया था। लेकिन पिताजी क्योंकि उनके रूटीन में ये चीज़ रही होगी कि वो दोपहर को सोते होंगे, तो वो भी दोपहर को सोने के लिए उसे वहाँ पर कहते हैं। तो बंटी को वो पलंग पर सुला देते हैं, खुद जाकर ज़मीन पर लेट जाते हैं। इस बात को बंटी बहुत गहराई से ऑब्ज़र्व करता है, उसे उस स्थिति में अपने घर की याद आने लगती है, और वो इस बात को भी ऑब्ज़र्व करता है कि अगर माँ मुझे दोपहर को सुलाती तो मुझे अपने पास सुलाती, पिताजी ने मुझे अपने से बिल्कुल अलग सुला दिया है। यहाँ वो उसने पहली बार अपने सोते हुए पिता को के चेहरे को बहुत नज़दीक से देखा था, बहुत ध्यान से उसने देखा था। उसने यहाँ ये बात भी बोली कि वो अपने माँ की एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को पहचानता है। पिता का चेहरा उसे कितना अजनबी सा लग रहा है। वो देखता है कि उसके पिता धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि बंटी सोया है या नहीं सोया है। वो ये भी सोचता है यहाँ तो मेरा बगीचा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा बाहर। और वो वहाँ पर जो है आराम से लेटा रहता है और पिताजी को देखता रहता है। वो देखता है कि उसके पिताजी की कलाई जो कि बालों से भरी हुई है, और उसी की तुलना में उसको अपनी माँ की कलाई याद आती है जो चूड़ियों से भरी हुई होती है। तो ये मम्मी और पापा की तुलना करते करते वो ये महसूस करता है कि उसकी माँ उसके अधिक निकट है। उसके पिता उसे प्रेम भले ही करते हैं, लेकिन वो पिता के उतना निकट नहीं है। इसके बाद शाम होती है और शाम को अजय उसे टांगे पर बिठाकर अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, और यहाँ पर बंटी खूब इंजॉय करता है, उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है पापा के साथ घूमने में। लेकिन यहाँ पर वो महसूस करता है कि उसके भीतर वो आत्मीयता पिता के साथ नहीं है, जो आत्मीयता उसे अपनी माँ के साथ मिलती है। उसे
ये पता चलता है कि उसके पिता उसके लिए मकैनो लाए हैं और एक और उसके लिए गेम लेकर आए थे जो कि उसे चाहिए था, कैरम, लेकिन वो बोल नहीं पाता है वहाँ पर। वो तब भी ये सोचता है कि माँ होती तो मैं ज़िद करके ले लेता, लेकिन पापा से कैसे कहूँ। तो उसके पिता होने के बावजूद ना तो अजय ने बंटी के साथ ऐसा संबंध बनाया, ना बंटी ही ऐसा संबंध महसूस कर पाता है, इतनी आत्मीयता महसूस कर पाता है कि बंटी पूरे अधिकार के साथ, जिस अधिकार के साथ वो अपनी माँ शकुन से सब कुछ मांग लेता है, उस तरीके से वो अपने पिता से भी मांग ले। इसके बाद जब वो घूम फिर कर वापस लौट आते हैं तो बंटी तांगे से उतरकर अजय के कमरे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन अजय वहीं रुककर तांगे वाले से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते उसका स्वर बहुत ऊंचा हो जाता है और उसका चेहरा तमतमाकर लाल हो जाता है। बंटी ने अपने पिता को इस स्थिति में या इस रूप में उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसके लिए अपने पिता का यह चेहरा बहुत नया सा था और इस नए चेहरे को देखकर वो अंदर तक सहम जाता है, डर जाता है और उसकी आंखें कहीं ना कहीं भीग जाती हैं। इसके बाद जब उसके पिता की तांगे वाले से लड़ाई ख़त्म होती है और वो अंदर की तरफ आते हैं तो उन्हें सूचना मिलती है कि माली आया था बंटी को लेने के लिए। बहुत देर वेट करने के बाद जब वे नहीं आए थे तो वो वापस लौट गया। ये बात सुनकर बंटी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, और इस बात को सोचते हुए कि कहीं उसे रात को यहाँ ना ठहरना पड़ जाए, वो मन ही मन दुखी हो जाता है और इस कदर दुखी हो जाता है कि उसकी आंखें डबडबा जाती हैं और वो रोने लगता है। इतने में पापा जब उसे देखते हैं तो उसे चुप कराने लगते हैं कि अरे तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है, रो नहीं, कोई तुम्हें लेने नहीं आया है, लेने के लिए, ले जाने के लिए यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। इस बात में भी उसे अपने पिता पर अविश्वास रहता है। उसे ये लगता है कहीं मुझे बहलाने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में वो मुझे यहीं रोक ले और रात को मुझे यहीं रुक जाना पड़े। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहता। उसे अपनी माँ की बहुत याद आने लग जाती है और वो चाहता है कि वो अपनी माँ के पास भागकर पहुँच जाए। इस स्थिति में वो ये भी ऑब्ज़र्व करता है कि पिताजी ने उसे एक बार भी ये नहीं कहा कि वो यहाँ रात को रुक जाए, हालांकि वो चाहता नहीं था, लेकिन अगर उसकी माँ होती तो उसे ज़रूर रोकने के लिए कहती। ये वो वहाँ पर बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर वो महसूस करता है इस बात को। इसके बाद जब बंटी को उसके पापा छोड़ने जाने की बात कर देते हैं और छोड़ने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बंटी का डर जो है कहीं ना कहीं खुशी और उत्साह में परिवर्तित हो जाता है। वो यहाँ सोचने लगता है कि अब पापा जब बंटी के साथ जाएंगे घर तो वो मम्मी से उन्हें मिलवाएगा और मम्मी उन्हें देखते ही कितनी खुश हो जाएगी। कहानियों के राजकुमार अपनी माँ के लिए कितना कुछ कर जाते हैं, मैं पापा को मम्मी के लिए ले जाऊंगा, ये क्या कोई कम बड़ी बात है, माँ कितनी खुश हो जाएंगी। और आज मैं ज़बरदस्ती माँ और पापा का हाथ एक दूसरे से पकड़ाकर उनकी फिर से दोस्ती करवा दूंगा। उसका मन ये बात सोचकर मन थिरकने लगता है कि वो जाएगा और मम्मी पापा की फिर से दोस्ती करवा देगा। इसमें वो बहुत खुश होता है और उसको ये भी बात याद आती है कि उसका जो टीटू है उसकी माँ उसे अक्सर ताना मारती है कि उसके पापा यहाँ नहीं हैं या उसके पापा कब आएंगे, इस तरीके से। तो उसको ये लगता है कि जब उसके मम्मी पापा की दोस्ती हो जाएगी और उसके कारण दोस्ती हो जाएगी तब वो बहुत गर्व से उसकी माँ का भी सामना कर पाएगा। इसमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से आसपास का वातावरण भी इस तरीके के बच्चों को परेशान करता है जिनके माता पिता के बीच में संबंध विच्छेद हो जाता है। इसके बाद जब बंटी का तांगा घर पर रुकता है तो माँ उसे लॉन में ही मिलती है। गेट खोलकर बंटी तेज़ से आवाज़ लगाकर माँ को बताता है कि माँ देखो पापा आए हैं। और शकुन जो है एक अजीब सा स्वर लिए हुए उसको अंदर आने के लिए बोलती है, अजय को अंदर आने के लिए बोलती है और दोनों लॉन में बैठ जाते हैं। उसका जो स्वर होता है उसमें ना तो प्यार होता है ना तो गुस्सा होता है, वो एक अलग ही स्वर होता है जिसे बंटी ने पहली बार फील किया था और उसे वो समझने की कोशिश करता है, उनके आसपास ही रहता है। वो सोचता है कि मैं इन दोनों की दोस्ती करवा दूँ। वो ये उसे अपने बगीचे से बहुत लगाव होता है, लेकिन उसके पापा के आने की खुशी उसे इतनी होती है कि वो रात के समय मोगरे के फूल तोड़कर ले आता है और अपने पिताजी के शर्ट में लगाने की कोशिश करता है। हालांकि उसे ये भी पता उसके मन में ये चीज़ है कि रात को फूलों को छूना पाप होता है और अगर मैं उसमें से फूल तोड़ रहा हूँ तो वो तो और भी बड़ा पाप है, जिसे वो एक शब्द में बताने की कोशिश करता है, काला वाला पाप।
ये शब्द बड़ा नया सा है, काला वाला पाप। तो ये वहाँ वो प्रयोग करता है कि रात को फूल तोड़ना काले वाले पाप के समान है। इसके बाद जब क्या नाम है, बंटी और उसकी माँ बैठे होते हैं तो उनके बीच सिर्फ एक बात होती है कि कल अजय शकुन को ये बोलते हैं कि कल तुम समय से पहुंच जाना, 10-15 मिनट की बात है और काम हो जाएगा, तो इसमें तुम देर मत करना। इतनी सी बात दोनों के बीच होती है और उसके पापा उठकर बंटी के गालों पर हाथ फेरकर घर से चले जाते हैं। उनका यूं चले जाना बंटी को विचलित कर देता है, परेशान कर देता है कि इतने पास आकर भी माँ और पिता दोनों की दोस्ती नहीं हो पाई। उसे ये नहीं पता कि संबंधों में पास आने का मतलब दो शरीरों का आमने सामने बैठना नहीं होता है, मन के भीतर की आत्मीयता होती है जो शकुन और अजय के बीच कहीं समाप्त हो चुकी है और कानूनी कार्रवाई के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ये बात उसका बाल मन नहीं समझ पाता। इसके बाद वो अपनी माँ की स्थिति को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता है कि उसकी माँ जो है उदास है, परेशान है, और वो ये भी ऑब्ज़र्व करता है कि हमेशा की तरह उसकी माँ ने उससे कुछ नहीं पूछा कि आज उसने सारे दिन क्या किया, पापा ने उससे क्या बातें की, उन दोनों ने क्या क्या एंजॉय किया, उन्होंने उन दोनों के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई, उसने अपने पिता को क्या क्या बताया, ये सारी बातें उन्होंने नहीं पूछी। और वो उत्सुकता के साथ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि माँ उससे कब ये सारी चीज़ें पूछे और वो अपनी आज की सारी दिनचर्या उन्हें बताए। यहाँ तक कि रोज़ वो अपनी माँ के पास सोता है और बाद में उसकी माँ उठाकर उसे उसके पलंग पर लिटाती है। आज उसकी माँ ने उसे पलंग पर नहीं लिटाया और ये बात वो ऑब्ज़र्व करता है और इंतज़ार भी कर रहा होता है कि माँ उसे कब बुलाए, लेकिन उसकी अपनी माँ का चेहरा, उदास चेहरा, आँखों की नमी देखकर वो ये हिम्मत नहीं कर पाता कि वो अपनी माँ के पास जाकर सो जाए या अपनी माँ को ये कहे कि मुझे अपने पास सुला दो। उसकी माँ ने आज उसे कहानी भी नहीं सुनाई। ये सारी बातें उसे बहुत अस्वाभाविक लग रही है। तो इस भाग में इतना ही। बंटी के अलग तरीके के जो मनोभाव हैं वो इस भाग में हमें देखने को मिलते हैं। अपने माता पिता को इतने पास देखकर भी इतना दूर पाता है वो, ये उसके लिए बहुत नई सी चीज़ थी जिसे वो जान लेना चाहता है। तो ये इस भाग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नज़र आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस भाग को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।